इसी दृष्टि से देखा जाता है कि इससे कितना हम कितनी बिजली सींच सकते हैं, कितना इसका लाभ उठा सकते हैं। उसी जगह में उन सब नियमों को ताक में रखते हुए आप बांध बना लेते हो और इस तरह की घटनाएं एक भय समाज के बीच में पैदा कर देती हैं, तो सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती। ना हरिद्वार रुकता ना श्रीनगर। हिमालय का अपना ग्रिड हो, उत्तराखंड का ग्रिड बने। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरे साथ आज खासकर पर्यावरण के मुद्दों पर बात करने के लिए हैस्को के डायरेक्टर और पद्मश्री सम्मानित श्री अनिल जोशी जी हैं। सर, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं लगातार, हमने 2013 आपदा भी देखी और ये अभी हमने वर्तमान में चंद दिन दो दिन पहले ये आपदा भी देखी, लेकिन क्या लगता है कि हम इन चीज़ों के प्रति सीख नहीं पाए हैं? अभी तक हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इस बात को कहने में कतई नहीं हिचकता हूँ। जब हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी तो हमने बढ़ चढ़कर 2-3 बातें बोली थी। हमने कहा था हम अलग हैं, हमारा स्वभाव अलग है, हमारी मिट्टी अलग है, हमारा पूरा सोशियो स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है और इसलिए हमें राज्य चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मैदानी नीतियां हैं विकास की वो यहाँ पे सटीक नहीं है, यहाँ की शैली अलग है। और तब हमने इस राज्य को मांगा था। सवाल ये है कि इन 2 दशकों में हम ऐसा कौन सा एक रोड मैप बना पाए जो हमें ये बताता कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, वो कैसी होनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो संवेदनशीलता है, वो ध्यान में रखते हुए हमें कौन से पहले कार्य किए जाने चाहिए, या हमारे किसी भी विकास के ढांचे में प्रकृति पारिस्थितिकी कितनी जोड़कर देखी जानी चाहिए। इन 20 सालों में कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हम इसके प्रति गंभीर हों। हमने भी उसी तरह के विकास के ढांचे को खड़ा किया जिस ढांचे को हमने मैदानी इलाकों में उठाया था। देखिए, अब उत्तराखंड हो या हिमालय के जो दूसरे इलाके हैं, यहाँ दुर्भाग्य से इसकी बड़ी जल संपदा को इसी दृष्टि से देखा जाता है कि इससे कितना हम कितनी बिजली सींच सकते हैं, कितना इसका लाभ उठा सकते हैं। और फिर हमने बांधों की कतारों पर कोई परहेज भी नहीं किया। अब ये मिली जुली योजना होती हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो कभी कभी क्या राज्य सरकारें उस बात की गंभीरता को समझने के बावजूद भी केंद्र के आगे कहीं ना कहीं घुटने टेके रहती है और फिर इस तरह की योजनाओं पर बराबर बनता जाए। क्योंकि एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है ये वाला कि ये वो इलाका है जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, जिसपे कि आप एक पत्ती पे हाथ नहीं लगा सकते, आप एक डाल नहीं छू सकते, आप वृक्ष में लकड़ी लेने नहीं जाते। गाँव पर पूरी तरह प्रतिबंध है। और मैं और मेरे साथियों ने नंदा देवी बायोस्फीयर में जब इस तरह की परिस्थितियाँ थी, वन विभाग भी ले गया था हमें कि किस तरह से इनकी आवश्यकताएं जो वनों पर टिकी हुई हैं वो कहीं और डाइवर्ट की जा सकती हैं। मैंने स्वयं भी काम किया है। उसी जगह में उन सब नियमों को ताक में रखते हुए आप बांध बना लेते हो। बल्कि इसी में एक जोड़ना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले लोगों ने प्रदर्शन भी किया था वहाँ पर, रेणी गांव के लोगों ने, खासकर उसी बांध के लिए कि भैया ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी टाइम पहले। यही बड़ी सवाल है। अगर स्थानीय लोगों ने बांध किया था, और ये भी मैं बता दूं आपको कि मेरे पास ये भी खबर थी कि उमा भारती जब मंत्रालय में थी, उन्होंने भी शायद सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट कमेटी के आगे कुछ ऐसी बात रखी थी कि वो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र, वहाँ नहीं होना चाहिए। बात खाली आज ऋषि गंगा की नहीं है, बल्कि उन तमाम तरह के उन छोटे बड़े बांधों की हैं जो कि हमने सीधे ग्लेशियर के मुहासे पे बना रखे हैं। ये परिणाम क्यों हुआ कि पहली बात तो है कि हमको उतने नज़दीक इस तरह के बांध नहीं बनाने चाहिए। कुछ भी घटना घट सकती हैं और ये घट गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे क्या क्या लेने जा रहे हैं और क्या क्या सीखने जा रहे हैं। क्योंकि दुख इस बात का है, कष्ट ये भी है कि केदारनाथ त्रासदी से तो हमने ऐसा सच कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि अगर कुछ सीखा होता, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी के भी टाइम पर छोटे मोटे वहाँ जो बांध थे, पावर प्रोजेक्ट्स, तो एक झटके में उड़ गए थे।
और अभी ये जो पुनरावृत्ति हुई है उसके बाद कुछ होगा, उस पे तो शंका है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड को आम लोगों को इस मुद्दे पर जागना चाहिए और हमें तय करना चाहिए कि हम, और वो सामूहिक निर्णय होना चाहिए। एक सवाल ये भी है सर, क्योंकि लगातार जैसे कि हम लोग पहाड़ों पर विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग लगातार फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम भी लगातार बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये आगामी परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। ये भी बहुत ये देखिए, इसे कहते हैं रोड मैप। हम किस तरह से अपनी योजनाओं को तैयार कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अक्सर, यही दुर्भाग्य से हमने कभी सोचना भी नहीं चाहा है इस बात को लेकर के कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हों और कैसी होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड राज्य इतनी तेज़ी से पलायन झेल रहा है और इस तरह की घटनाएं एक भय समाज के बीच में पैदा कर देती हैं। अब देखिए कि किसी भी मानसून को अब पहाड़ के लोग उसका स्वागत नहीं कर पाते, एक भय में जीते हैं कि कब क्लाउड बस्ट आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए और कब ढेर सारा पानी कहीं से चलकर पूरे गांव को सफा कर दे। इस तरह की घटनाएं क्योंकि लगातार हो रही हैं पिछले 2-3 दशकों से, तो इन सब को मिला करके मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अब शायद हम इस राज्य की और हिमालय की संवेदनशीलता को समझ गए होंगे, सरकार भी और एक आम व्यक्ति भी। तो इसके दूसरी दृष्टियों पर भी काम कर लेना चाहिए। पहली दृष्टि में मुझे लगता है कि जो अभी भी बांध हैं जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, उन बांधों में रेट्रोफिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा पर नई सिरे से भी चिंता की जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेरा अपना मानना है कि ये भी सोच लेना चाहिए कि किन्हीं कारणों से अगर कोई घटना घटती है तो हम उसके लिए किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये घटना घट चुकी है। ये तो मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि इस बार की घटना में जो मुस्तैदी दिखी है, आईटीबीपी का एक बड़ा भारी योगदान रहा। लेकिन मित्रों, ये 35 मेगावाट का था, अगर ये 500 मेगावाट का होता तो सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती, ना हरिद्वार रुकता ना श्रीनगर। तो ये कल्पनाएं करना भी चाहिए। सूझबूझ का समाज वही होता है जो मात्र लाभ ही नहीं देखता, बल्कि उससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए इस समाज को। सवाल सर ये भी है कि हमने लगातार बांधों का वहाँ बांध बना दिए, लेकिन इन चीज़ों की अचानक जो आई आपदा है कि हम इन चीज़ों के लिए तैयार कितने हैं, ये बड़ी अपने आप में, चूँकि कुदरत का कभी भी कोई पता नहीं है इस तरह की दैवीय आपदे आने में, तो लेकिन हम तैयारी किस प्रकार देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बेचारे उनके पास न तो इतने इक्विपमेंट है, ना उनके, भाई हमारी अगर कहीं पे निर्भरता है तो आईटीबीपी पे है, डीएमआरसी में है, या इनमें है जो दिल्ली से हमारे मतलब सहायतार्थ जो संगठन जो सरकार के हैं, केंद्र के, उनकी सहायताओं पर हम निर्भर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड या हिमालय के राज्यों में एक गंभीरता से इस पहलू पर सोचना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आज तो सैटेलाइट जैसी जानकारियां उपलब्ध हैं, पता चल चुका है कि बहुत बड़ी जो अभी जो बर्फ़ गिरी, मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मैं वैज्ञानिक भी हूँ, प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा हूँ, कि ये वो बर्फ़ है जो ग्लेशियर नहीं बन पाई। आपको पता ही है कि खूब बर्फ़ गिरी थी अभी 2-4-5 दिन पहले, वो बर्फ़ थी जो एक झटके में नीचे आई। अब इसे ग्लेशियर कह लो या बर्फ़ का गिरना समझो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः जो गिरा है झील में जो भी पानी था उसने एक बड़ा वो किया है, ग्लेशियर उसको कहते हैं जो बर्फ़ जम जाती है। बर्फ़ तो गिरी थी, बर्फ़ तो थी ना, क्योंकि वो जमी इसलिए नहीं क्योंकि अब जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू हो गए हैं, बर्फ़ अब उस समय पड़ती है जो पिघल जाए। ये बर्फ़ पड़नी चाहिए नवंबर-दिसंबर में, तो ताकि वो ग्लेशियर बने। तो असल में हमारी बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े असर अगर कहीं पड़ेंगे तो उत्तराखंड जैसे राज्यों को पड़ेंगे, कि हाँ जब वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और तत्काल सहायता भी नहीं पहुँचाई जा सकती क्योंकि कई तरह की सीमाएँ हैं। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम आने वाले समय में हम बांधों के बारे में जो कल्पना करें वो इस रूप में करें कि पहली बात यहीं से शुरू होनी चाहिए कि बांधों का कोई बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना पानी आप स्टोर करते हो और आपके पूरा ढांचा पहाड़ का आप खुद भी कमज़ोर हो गया।
जंगलों के हालात देख लो, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत से मुद्दे खड़े हो गए। तो एक तो छोटे छोटे बांधों को हिमालय का अपना ग्रिड हो, उत्तराखंड का ग्रिड बने, क्योंकि जितना छोटा बनाओगे उतने हर घर गांव तक पहुंचोगे, उनका अपना ग्रिड होगा। और अगर अपना ग्रिड होगा तो आप ये भी मान लिए कि कितने स्थानीय रोजगार बनेंगे। बड़े बांधों से रोजगार खड़े नहीं होते, लेकिन उनमें रिस्क भी ज़्यादा है। छोटे छोटे में आप गांव के रोजगार देंगे। बेरोजगारों की बात करते हो, पॉलिटेक्निक ड्रॉप आउट है, ITI IIT ITI ड्रॉप आउट्स हैं, इनको मिला करके हम अपना ग्रिड बनाएं, करें 1 मेगावाट 2 मेगावाट ग्रिड हो अपना, और हमारे फ़ायदे भी उसमें कई जुड़ेंगे, रिस्क भी नहीं होगा। तो अब ये समय आ चुका कि इन पहलुओं पर भी गंभीरता से सोचें। एक पहलू ये भी है कि चूंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, पहाड़ में हो या प्लेन में हो, मैदान में हो, लेकिन दूसरा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इस समय ग्लोबल वार्मिंग का देखा जा रहा है। कार्बन की अधिकता लगभग ज़्यादा बढ़ रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट भी इस पर शोध कर रहा है। तो क्या हमें ऐसे क्या संसाधन और ऐसे उपाय करने चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का जो उस प्रभाव है वो बेहद कम हो? देखिए, सब लोगों का एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको कहता हूँ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा पारिस्थितिकी दायित्व है दोस्त, कि अब हम अपनी प्रकृति से कम उसका उपयोग करें, उपभोग करें। क्योंकि जिस तरह से हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं हर कार्य के लिए, आप देखिए हर घर में गैजेट्स हैं, हर घर में AC है, हर घर में हर चीज़ लगने जा रही है। तो हम उस पर नियंत्रण करें, उसका कम से कम उपयोग करें, वाहनों पर नियंत्रण लगाएं, कंस्ट्रक्शन पर लगाएं, तो कहीं जाके हम इस ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पे तभी निपट पाएंगे। और ये कोई सरकार नहीं कर सकती, बड़ी साफ बात है। सरकार असहाय है इस मामले में, क्या कर लेगी? वो दो लोगों को थोड़ा नहीं रोक सकती। तो लोगों को अब स्वयं सोचना होगा कि हम नियंत्रण करें अपनी आवश्यकताओं पर, वो ठीक है। और उसके ऊपर जो विलासिताएं हमने जोड़ रखी हैं, उनके प्रति स्वयं सवाल खड़े करें कि हम उससे परहेज करेंगे तो तभी जाके शायद हम इस ओर अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पद्मश्री अनिल जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास भी जरूरी है, लेकिन सीधे तौर पर सवाल ये भी उठता है कि जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी लगातार सामने आ रहे हैं। संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।